Ladies and gentlemen, I am back. जय श्री महाकाल दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो को पहले जो हम फर्स्ट पार्ट लाए थे आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो फर्स्ट पार्ट लाए थे उसमें हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम वीडियो का सेकंड पार्ट लाए हैं जिसमें हम 30 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन आपकी जो एग्जाम होने वाली है बीएससी एग्रीकल्चर सेक्शन से की उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूखे मेवे की कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो सूखे मेवे की कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 इनका इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय उपमहाद्वीप से। कहाँ से हुई है आपकी इसकी उत्पत्ति? भारतीय उपमहाद्वीप से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? भारतीय उपमहाद्वीप से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है, जो प्रोटीन है इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? एक व्यक्ति को तो प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है आपकी 70 से 80 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि प्रोटीन की, ओके तो सॉरी, है ना, कि निम्नलिखित फलों में से किसमें प्रोटीन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित फलों में से किसमें प्रोटीन का प्रतिशत अधिक होता है? तो कौन सा फल है जिसमें प्रोटीन का प्रतिशत अधिक होता है? तो आपको जो काजू होता है उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। चर्बी सबसे अधिक, क्वेश्चन नंबर 34, चर्बी सबसे अधिक होती है तो जो चर्बी होती है सर्वाधिक किस में होती है? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी अखरोट आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चर्बी सर्वाधिक अखरोट में होती है और प्रोटीन सर्वाधिक किस में होता है? काजू में होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी क्या है आपका? पानी में घुलनशील विटामिन है ना। विटामिन सी कैसा विटामिन है आपका? पानी में घुलनशील विटामिन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 36 की, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका AEDK। क्या? एडेक, क्या बोलते हैं हम इनको? एडेक के नाम से जानते हैं। एडेक जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। एडेक क्या होता है आपका? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। जबकि जल में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा होता है? विटामिन कौन सा होता है आपका? विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है आपका? जल में घुलनशील होते हैं। ए व बी दोनों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी क्या होता है आपका? जल में घुलनशील विटामिन होता है। वर्षा में घुलनशील विटामिन एडेक होते हैं। यहाँ आपके एडेक क्या होते हैं? वर्षा में घुलनशील होते हैं। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 आपका विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता 5000 IEU है, जिसे सेवन करने से प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता जो होती है 5000 IEU होती है, जिसे, है ना, जिसे सेवन करने से प्राप्त किया जा सकता है। इसके सेवन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? संतरा और कटहल, मतलब किसके सेवन से इसे प्राप्त किया जा सकता है? संतरा और कटहल से, पपीता और खजूर से, आम और खुरमा फल से। तो 37 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आम और खुरमा फल से। किससे प्राप्त किया जा सकता है इसको? आम और खुरमा फल से इसे प्राप्त किया जा सकता है। थायमिन और B2, थायमिन और B2 का प्रमुख वनस्पति स्रोत, थायमिन और B2 का प्रमुख वनस्पति स्रोत क्या है आपका? पालक क्या आपका? थायमिन और जो B2 है, विटामिन B2, उसका क्या है? प्रमुख वनस्पति स्रोत क्या हो जाएगा आपका? पालक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर हम क्या कौन सी बात कर लेते? सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में, है ना। तो थायमिन और B2 का वनस्पति स्रोत कौन सा हो जाएगा आपका? पालक हो जाएगा। और काजू में मिलीग्राम थायमिन पाया जाता है। जो काजू है इसमें मिलीग्राम थायमिन पाया जाता है। तो काजू में मिलीग्राम में थायमिन कितना पाया जाता है आपका? 630 मिलीग्राम। कितना पाया जाता है? 630 मिलीग्राम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका? कि राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत है। राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आपका जो राइबोफ्लेविन है उसका प्रमुख स्रोत आपका जो होता है बेल 1191 मिलीग्राम। क्या होता है आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेल
1191 मिलीग्राम, है ना, राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत होता है। नियासिन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नियासिन, जो नियासिन है उसका प्रमुख स्रोत कौन सा है आपका? लीची। लीची क्या है आपका? नियासिन का एक प्रमुख स्रोत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं हम। कौन से क्वेश्चन की? सॉरी यार फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता, विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता एक इंसान को कितनी होती है? तो 70 मिलीग्राम। कितनी होती है? 70 मिलीग्राम होती है ना। बात करते हैं वयस्क की खपत इकाई, एक वयस्क की खपत इकाई कितनी होती है? तो एक वयस्क की खपत इकाई 2400 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती? 2400 किलो कैलोरी होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। भोजन में रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है? कि भोजन में जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो निम्न में से कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा खनिज, है ना। खनिज के द्वारा होने वाला परिवर्तन कौन सा होता है? आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन का प्रकार नहीं है ना? तो कौन सा निम्नलिखित में से परिवर्तन का प्रकार नहीं है? तो आपका जैसे शारीरिक बदलाव, रासायनिक परिवर्तन, यांत्रिक परिवर्तन या फिर माइक्रोबियल परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45 का कि यांत्रिक परिवर्तन परिवर्तन का प्रकार नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। संरक्षण का सिद्धांत है, संरक्षण का सिद्धांत है तो इसका जैसे कि माइक्रोबियल अपघटन की रोकथाम, सेल्फ अपघटन की रोकथाम, कीट पतंगों द्वारा नुकसान की रोकथाम या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संरक्षण क्या होता है? माइक्रोबियल अपघटन की रोकथाम को रोकना, सेल्फ अपघटन की रोकथाम होना और साथ ही साथ कीट पतंगों द्वारा होने वाले रोकथाम को, मतलब नुकसान को रोकना। एसेप्सिस का क्या अर्थ है? एसेप्सिस जो होता है आपका, इसका अर्थ क्या है? एसेप्सिस का अर्थ क्या है? रोगाणु की रासायनिक हत्या करना या फिर रोगाणु की शारीरिक हत्या करना, रोगाणु का प्रवेश को रोकना, या इनमें से कोई नहीं। तो एसेप्सिस का अर्थ होता है रोगाणुओं के प्रवेश को रोकना। क्या होता है एसेप्सिस का अर्थ? रोगाणुओं के प्रवेश को रोकना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रोटियोलिटिक किसमें पाया जाता है? प्रोटियोलिटिक किसमें पाया जाता है? कीवी फल में, अनानास में, पपीता में या फिर सभी में। तो प्रोटियोलिटिक जो होता है ये आपके अनानास में पाया जाता है। कई बार देखा जाता है कि आप उपरोक्त सभी या ए और बी दोनों देख करके क्या करते हैं? सीधा उसको ही टिक कर देते हैं। हाँ, कब लगभग 70% आंसर कई बार वही सही सही होते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था जब ऐसी बात आ जाती है कि प्रोटियोलिटिक किस में पाया जाता है, तो ऐसे में आप देखिए आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है? अनानास। तो प्रोटियोलिटिक किस में पाया जाता है? आपके अनानास में पाया जाता है ना। तो इस समय पर आपको ध्यान रखना होता है, ध्यान से आंसर लगाना होता है। फलों की संरचना में को नरम करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो फलों की संरचना को नरम करने के लिए कौन जिम्मेदार है? फिनोलेज, एमाइलेज, लिपोलाइटिक या फिर पेक्टिनोलिटिका। तो फलों की संरचना को नरम करने के लिए कौन से जिम्मेदार होता है? आपके 49 का आंसर होगा आपका पेक्टिनोलिटिका। या पेक्टिनोलिटिक जो होता है ये आपको फलों की संरचना को नरम करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं कि फल पकने के लिए कौन जिम्मेदार है? फल को पकाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फिनोलेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी लिपोलाइटिक, ऑप्शन डी प्रोटियोलिटिक। तो फलों को पकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका एमाइलेज जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? एमाइलेज जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपके जो है अभी, क्योंकि अब अपने जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसमें केवल 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो पाए थे, तो हमने एक और आपके लिए क्वेश्चन सीरीज जो तैयार की उससे कुछ क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादों के तापमान के संपर्क में आने, उत्पादों के तापमान के संपर्क में आने से होने वाली द्रुत शीतन चोटें। उत्पादों के तापमान के संपर्क में आने के कारण जो द्रुत शीतन चोटें होती है ना, वो क्या होती है? सामान्य शारीरिक सीमा से नीचे होती है। कैसी होती? सामान्य शारीरिक सीमा से नीचे होती है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं सेकंड की, कि जब फलों के वातावरण में संग्रहित किया जाता है, जब फलों को एक नियंत्रित वातावरण में संग्रहित किया जाता है तो उत्तक में वाष्पशील विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। उत्तक में क्या होता है? वाष्पशील विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिन्हें, है ना, हो जाते हैं, जो कि खराब वेंटिलेशन की स्थिति में होता है। ऐसा कब होता है? जब कि वेंटिलेशन की जो स्थिति होती क्या होती? खराब होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि फलों और सब्जियों में झिल्लीदार लिपिड किस रूप में होते हैं जो द्रुत शीतन के प्रतिरोधी होते हैं? तो किस रूप में होते हैं? अर्धद्रव के रूप में होते हैं, जो कि द्रुत शीतन के प्रतिरोधी होते हैं। ताजे फल और सब्जियों
सब्जियां जैसे सेब, संतरा और गाजर तापमान पर सर्वोत्तम होते हैं, तो ठंडे से ऊपर जो तापमान होता है उस पर सर्वोत्तम रहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सरफेस पीटिंग एक विशेषता द्रुतशीतन चोट है। सरफेस पीटिंग जो होती है एक विशेषता द्रुतशीतन चोट है किसकी, साइट्रस की। किसकी, सिट्रस की जो है यह सरफेस पीटिंग एक विशेषता द्रुतशीतन चोट है किसकी, सिट्रस की। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं हम, आंतरिक मलिनीकरण 6 की बात करते हैं। आंतरिक मलिनीकरण द्रुतशीतन चोट का एक सामान्य लक्षण है ना। तो अनानास, दूरशीतन चोट जो आंतरिक मलिनीकरण क्या होती है, अनानास की है, और जो पीटिंग है वो सिट्रस की है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फलों के उत्तकों का पीएच। फलों के उत्तकों का पीएच सामान्यतः कितना होता है, तो कितना होता है आपका 5। फलों के उत्तकों का पीएच सामान्यतः कितना होता है, 5 होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 है ये, है ना। सेब में कौन सा कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है, तो सेब में क्वेश्चन का ये आंसर याद रखना कि सेब में मैलिक एसिड मौजूद रहता है। यह क्वेश्चन बहुत बार कई के एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के फलों को एक साथ रखने के लिए यह तापमान आवश्यक है कि उनका तापमान यह आवश्यक है कि उनका तापमान समान होना चाहिए। यदि फलों को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि उनका जो तापमान होता है वो समान होना चाहिए या फिर रखा जाना चाहिए। फलों और सब्जियों का प्री कूलिंग तापमान, है ना। फलों और सब्जियों का प्री कूलिंग मतलब कि प्रिजर्वेशन टेम्परेचर। प्री कूलिंग तापमान होता है आपका प्रिजर्वेशन टेम्परेचर फल और सब्जियों का कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है मतलब पार्ट 2 है, यहाँ यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप कमेंट में केवल वंदे मातरम लिख दीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, जय श्री महाकाल, वंदे मातरम।